नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। मुकाबला में आपका स्वागत है। 3 महीने के अंदर एक बार फिर यूपी में ब्रांड योगी की जीत की चर्चा है। आजमगढ़ और रामपुर में कमल खिला है। विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें हार गई थी, रामपुर में 5 में से 3 सीटें हार गई थी। 3 महीने के अंदर ही आजमगढ़ और रामपुर सीट जीतकर भगवा लहरा दिया। दोनों सीटों पर बीजेपी की यह जीत 2024 के लिए विपक्ष को बहुत बड़ा झटका है। रामपुर हो या आजमगढ़, दोनों मुस्लिम बहुल सीटें हैं। रामपुर आजम खान का गढ़ रहा है तो आजमगढ़ मुलायम परिवार का। सवाल है कि क्या मुस्लिम वोट अब बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है? मोदी योगी का सबका साथ सबका विश्वास की नीति पर क्या मुसलमानों का भरोसा भी बढ़ रहा है? रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने करीब 42,000 वोटों से जीत हासिल की है। रामपुर लोकसभा सीट पर 50% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। वहीं आजमगढ़ की बात करें तो यहां बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने 10,000 से ज्यादा वोट से धर्मेंद्र यादव को हरा दिया, जो मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं। आजमगढ़ में 26% यादव वोट हैं और 24% मुस्लिम वोट हैं। उपचुनाव के नतीजे क्या 2024 का ट्रेलर हैं? क्या आजमगढ़ और रामपुर अब योगी के गढ़ बन गए हैं? इन सवालों पर आज की बहस शुरू करें उससे पहले आपको सुनाते हैं रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव की बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 की विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। 2 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में से दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भोजपुरी के एक लोकप्रिय कलाकार हैं, उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर की सीट पर विजय श्री प्राप्त की है। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है। एक लाइन में समझिए ये दोनों सीटें क्यों महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि रामपुर से आजम खान जब विधानसभा चुनाव जीत गए तो उनके लोकसभा के इस्तीफे से सीट खाली हुई थी। बीजेपी के घनश्याम लोधी जीत गए यहां पर। और आजमगढ़ में अखिलेश यादव खुद यहां पर लोकसभा सांसद थे। वो जब विधानसभा का चुनाव जीते, उनके खाली होने के बाद उपचुनाव में उन्हीं के भाई, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, वो यहां से लड़े और उन्हें दिनेश लाल यादव ने हरा दिया, जो पिछली बार खुद अखिलेश यादव के सामने खड़े हुए थे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। राकेश जी, स्वागत है आपको और आपको बधाई। अब्दुल हफीज गांधी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। गांधी साहब, आपका भी स्वागत है। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है शांतनु जी आपका। और सीपी राय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और राजनीति में रहे भी हैं, राजनीति को समझने वाले एक सीनियर लीडर हैं। सीपी राय जी आपका स्वागत है। और हमारी उत्तर प्रदेश की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार जी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गांधी साहब, अभी आपने बयान सुना होगा योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने कहा ये हमारी नीतियों की जीत है
और 2024 के लिए स्पष्ट संकेत है कि यार अगर हम रामपुर में जीत सकते हैं, आजमगढ़ में जीत सकते हैं, इसका मतलब 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 में 80 कमल खिलेंगे। सौरभ जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2018 में 2 उपचुनाव हुए थे, फूलपुर और गोरखपुर, जहां से योगी जी काफी बार जो है सांसद रह चुके हैं। और आपको याद होगा कि दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तब योगी जी ने कहा था कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए। तो जब हारते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है और जीतते हैं तो कहा जाता है कि ये हमारी नीतियों की जीत है, जबकि सरकार दोनों में थी। सरकार 2018 में भी थी और सरकार अब भी है। तो ये कहना कि इनकी पॉलिसीज की वजह से जीते हैं, मैं समझता हूं कि ये दोहरे मापदंड हैं। जब आप हारते हैं तो कहते हैं हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और आज जीते हैं तो कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास और जो मैं आपकी बात मान लेता हूं गांधी साहब, लेकिन उस वक्त मुझे आपके बयान भी याद है। आपने 2018 में क्या कहा था कि ये 2019 के लिए स्पष्ट संकेत है और मोदी जी की हार निश्चित है। देखिए, हर कोई अपना प्रयास करता है, हमने भी अपना प्रयास किया, लेकिन जो इस बार हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। जितने लोगों को रेड नोटिस दिए गए, हमारे एजेंट्स को पोलिंग बूथ से बाहर बैठा दिया गया। रामपुर में आपने देखा कि पुलिस किस तरह से जो है लोगों को डरा धमका रही थी और पोलिंग बूथ नहीं जाने दे रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी हर तरीके अपनाती है इलेक्शन जीतने के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता ने जनादेश नहीं दिया है, जनता का जनादेश सर्वोपरि है, लेकिन जिस तरह से ऑफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग किया गया वो हमने रामपुर में भी देखा और हमने अभी आजमगढ़ में भी देखा है। आजमगढ़ में हमने 10 की 10 चले मैं आप ही की बात आपसे पूछता हूं। तो ये ऑफिशियल और ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ये इन्होंने 2018 के बाद सीखा, ये 2018 में नहीं कर पाए थे, इसका मतलब ये? देखिए, 2018 में भी इन्होंने किया था और अभी कर रहे हैं, लगातार ये इलेक्शंस में करते हैं। अभी हमने उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह से पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है जगह जगह, और ये देख लेते हैं कहां पर किसका वोटर है, वहां पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कराया जाता है। तो इतिहास में जिस तरह से ऑफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग और जिस तरह से पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है, हमने इतिहास में पहली बार देखा है। आप एक मुझे सर एक लाइन में बता दीजिए, आप नहीं मानते कि ये जनता ने आपको जनादेश दिया है, जनता ने आपको हराया है? देखिए, मैं कह रहा हूं बार बार कि जनता का जो जनादेश है वो सर्वोपरि है, लेकिन हकीकत दूसरी भी है। हकीकत ये भी है कि किस तरह से दुरुपयोग दोनों बातें गांधी साहब एक साथ नहीं चल सकती। या तो जनता का जनादेश है, या इन्होंने अपनी अपनी ताकत का, पैसे का, जो कुछ कह लीजिए, इस्तेमाल करके चुनाव जीता। दोनों बातें एक साथ तो नहीं चल सकती। दोनों बातें हम एक साथ कह भी नहीं रहे, लेकिन दोनों ही सच्चाई जो रिजल्ट है वो भी सच्चाई है, और जिस तरह से ऑफिशियल मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है वो भी सच्चाई। मैं जवाब ले लेता हूं राकेश त्रिपाठी। हमने इलेक्शन कमीशन को उस दिन भी शिकायत की थी, जिस तरह से हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर कर दिया गया, जिस तरह से आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इसमें आपके उम्मीदवार जो कि रामपुर से थे असीम राजा, उनके 2 आरोप और जोड़ देता हूं। और ये सवाल जो है राकेश त्रिपाठी जी से है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ना हमारे वोट पढ़ने दिए गए और ना हमारे वोट गिने गए। देखिए, आज तो पहले मैं रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगहों की जनता को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज ये बहुत जश्न मनाने का दिन है कि जिसको ये अपना गढ़ घोषित किया करते थे, इतने अहंकार में थे, इतने अहंकार में चूर थे कि अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार करना तक उन्होंने गंवारा नहीं समझा। वो चुनाव प्रचार करने नहीं गया। अब ये तो अब्दुल हफीज गांधी साहब बताएंगे कि वो अति आत्मविश्वास में थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं इसलिए अखिलेश जी का जाना जरूरी नहीं है, या उनको हार का पूर्वाभास हो गया था कि हम वहां जाएं या ना जाएं, हमको चुनाव हारना तो तय है, इसलिए वो चुनाव के लिए वहां नहीं गए। लेकिन हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की जिस तरह का सुशासन है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं, इस डबल इंजन की सरकार पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। जो कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में हमने एक भरोसा जागृत किया है जनता के मन में, उस भरोसे के कारण आज ईवीएम पर वोट निकले हैं। मैं तो अब्दुल हफीज गांधी साहब को जब सुन रहा था, उन्होंने तमाम सारे कारण गिनाए। इन कारण गिनाते से ईवीएम को न जाने क्यों छोड़ दिया। आज ईवीएम पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया कि ईवीएम में कोई टेम्परिंग कर दी गई। आज प्रशासन पर आरोप लेकर के आए हैं। अरे, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय यह सवाल अपने आप से पूछिए कि आपके नेता अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार में क्यों नहीं गए। यह सवाल पूछिए समाजवादी पार्टी से कि क्यों उनको समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला। मुलायम सिंह यादव के बाद जो इटावा से होकर के जाते हैं, आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, फिर अखिलेश यादव जाते हैं, वहां जाकर चुनाव लड़ते हैं, फिर उनके भाई आकर के धर्मेंद्र यादव वहां चुनाव लड़ते हैं। आप इतने मुगालते में, इतने अहंकार में, केवल कास्ट के आधार पर, कम्युनल एंगल के आधार पर, करप्शन और क्राइम की अपनी ताकत के आधार पर यह सोच रहे थे कि चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल गया है।
ये उत्तर प्रदेश 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में ये तमाम परिणामों से साफ साफ स्पष्ट कर रहा है कि अब यहां पे कास्ट, क्राइम, करप्शन और कम्युनल एंगल का कॉकटेल जवाब ले लेता हूं मैं एक सेकंड आपकी बातों का, राकेश जी। एक जवाब गांधी जी से और फिर बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करते हैं। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप अति आत्मविश्वास में थे और अहंकार में थे, यही आपकी हार का नतीजा है। अखिलेश यादव ने प्रचार करना तक जरूरी नहीं समझा। राकेश जी, अति उत्साहित मत होइए। जो अभी रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं उसमें 10,000 की बढ़त दिखाई जा रही है। योगी जी वहां पर कंपेनिंग करने गए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, संतरी सब वहां पर पड़े हुए थे और 10,000 से आप वहां पर जीतते हैं तो बहुत अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने ऑफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग किया है, अगर ये दुरुपयोग ना किया होता तो आपको वहां हार का सामना करना पड़ता, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक आपके खिलाफ वहां पर नजर आई है वो आप देखने लायक चीज है, क्योंकि 10,000 का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। आप ये देखिए कि किस तरह से रेड नोटिस दिए गए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थाने में बैठाला गया और आज भी जब काउंटिंग हो रही थी तो समाजवादी पार्टी का जो ऑफिस है वहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं होनी थी, वहां पर लोगों को इकट्ठा नहीं हुई थी। ये हमारा ऑफिस है, हम वहां बैठना चाहते हैं, हम वहां पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने अलाउ नहीं किया। उसके बाद काउंटिंग सेंटर पर भी हमने देखा कि किस तरह का डर का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये जो जीत है ये राकेश त्रिपाठी जी और उनकी पार्टी इसमें आनंद ले सकते हैं, इसमें उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की जो पॉलिसीज है उसका परिणाम है वो नहीं है। कहीं ना कहीं अच्छा, इस बात का जवाब नहीं मिला, लेकिन अभी मुझे बताइए, आप लोगों ने चुनाव क्या बहुत हल्के में ले लिया कि कास्ट अरिथमेटिक, रिलीजियस अरिथमेटिक हमारे पक्ष में है, हम जीत जाएंगे, हमने यादव परिवार के सदस्य को उतार दिया है तो वोट तो हमको मिलना ही है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जनता के बीच गए थे, हर पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारा था, हालांकि वो 5 साल वहां पर एक्टिव नहीं रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि वो फिल्मों के बैकग्राउंड से आते हैं, उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है और उनका अपोजिशन भी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स वहां टिकट मांग रहे थे, जो स्थानीय लीडर्स हैं जो टिकट मांग रहे थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया था और इसी का नतीजा है कि आप ये देखिए कि मार्जिन बहुत कम है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है आप इसमें संतोष ले रहे हैं कि केवल 10,000 से ही जीत पाई बीजेपी, हार गए, इसका कोई दुख नहीं हो रहा है। चलिए एक सेकंड, मैं बाकी लोगों को चर्चा में ला रहा हूं। एक बार जरा शांतनु गुप्ता जी के पास चलना चाहता हूं। आपने जितनी बातें कही हैं, पहले अभी जो आपने मार्जिन की बात की उसी की बात हम कर लेते हैं। 10,000 के मार्जिन से बोले वो केवल जीते हैं योगी जी के प्रचार के बाद, मंत्रियों के प्रचार के बाद। शांतनु जी देखिए, 2014 और 19 में ट्रेडिशनल सीट रही है वो, और उसमें 10,000 का मार्जिन छोटा मार्जिन नहीं है। जहां आपको जीत मिलना मुश्किल था वहां 10,000 के मार्जिन से जीते हैं। तो और रामपुर में क्या कहेंगे, वो तो जो आजम खान का गढ़ था वहां पे तो 45,000 की मार्जिन है। आई थिंक मेरे ख्याल से मुद्दा ये नहीं है। जब अखिलेश यादव ने सौरभ भाई लोकसभा की सीट छोड़ी और विधानसभा में गए तो लोगों को लगा कि भाई अब अखिलेश यादव अब से मेहनत करना शुरू करेंगे, कम से कम विधानसभा में देखेंगे, क्योंकि आजमगढ़ में वो 2.5 साल में सांसद रहे, 2.5 साल में 2.5 बार नहीं गए चुनाव को छोड़ के। आपको पता है उनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस कितनी रही 17वीं लोकसभा में? मात्र 35%। मतलब वो दिल्ली, लखनऊ से उठ के दिल्ली नहीं आते थे। तो उन्होंने आजमगढ़ को छोड़ के एक सवाल नहीं पूछा पिछले 2.5 साल में। तो ऐसे सांसदों को क्यों चुनेगा? और निरहुआ, मेरे ख्याल से तो मैं जो फॉलो करता हूं सोशल मीडिया के एक पोस्ट, निरहुआ को मैंने बहुत बार देखा आजमगढ़, गोरखपुर के रीजन में, पूर्वांचल में रहते हुए, लोगों का हाल देते हुए। मेरे ख्याल से उसी का सिलसिला है। लेकिन जो रामपुर की समीकरण है वो सबको पता है, आजम खान और अखिलेश यादव में नहीं बनती थी और वो बाहर निकल के आ गई है कि वो इसलिए नहीं गए। और मेरे ख्याल से आजमगढ़ में उनको और कॉन्फिडेंस था, वो पहले 2.5 साल में भी नहीं गए, चुनाव में भी नहीं गए। तो मेरे ख्याल से अब पता नहीं, रामपुर में तो देखिए बिल्कुल बाइपोलर फाइट हो गई, कांग्रेस ने और मायावती जी ने अपना कैंडिडेट भी नहीं दिया, तो ये और आसान होना चाहिए था समाजवादी पार्टी के लिए। और देखिए एक थोड़ा सा मिसनोमर भी है, हम लोग कई बार इनको गढ़ बोलते हैं, एक तरह से गढ़ नहीं है। 2009 में मुझे याद है रमाकांत यादव भाजपा ने सीट निकाली थी और 2014 में डॉक्टर नेपाल सिंह ने रामपुर की सीट निकाली थी। हाँ, 2019 में क्योंकि दोनों साथ आ गए थे तो उसका फायदा तो मिला था, तो 50% 60% वोट आ गया। तो अब मेरे ख्याल से सपा को यहां से सोचना पड़ेगा कि वो अकेले चुनाव लड़ पाएगी उत्तर प्रदेश में कभी, या उनको किसी का सहारा ही लेना पड़ेगा। नहीं, महत्वपूर्ण बात इसीलिए क्योंकि आजम खान वहां से अभी जीतने के बाद विधानसभा का चुनाव भी जीते। ऐसे में इस जीत को जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ऐसे अखिलेश यादव जो सीट छोड़े, उस सीट पर बीजेपी जीत जाए तो उसकी चर्चा जरूर होगी और बीजेपी ठीक है उसको बनाएगी भी जरूर। जैसा योगी जी ने राय साहब आज कह दिया कि तो 2024 का स्पष्ट संकेत है। आप कैसे पढ़ रहे हैं इन दोनों उपचुनाव के नतीजों को? पहली बात तो जो लोग जीते हैं उनको बधाई। जीत होती है, वो चाहे जितने की भी हो, और ये दोनों के लिए ही लेकिन सबक है। ये ठीक है कि रामपुर में पहले भी बीजेपी जीत चुकी है एक बार, और अभी भी बीजेपी वहां पर जीती है एक कैंडिडेट को देकर के जो पहले आजम खान के ही आदमी थे। जी बिल्कुल, आजमगढ़ की जीत जरूर बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि वहां पर बीजेपी इधर जीतती नहीं लंबे समय से, और वहां लगातार समाजवादी पार्टी जीत रही थी।
लेकिन दोनों के लिए सबक है। केवल 10,000 से जीत अगर वहां पर बीजेपी का लोकल कैंडिडेट होता, निरहुआ के बजाय कोई राजनीतिक कैंडिडेट होता, तो हो सकता है कि जीत बड़ी होती। लेकिन यह भी सच है कि अगर समाजवादी पार्टी का भी कोई लोकल कैंडिडेट होता, वहीं का कैंडिडेट होता, परिवार के लोगों को हर जगह थोप करके जबरदस्ती एमपी बनाने की कोशिश नहीं की जा रही होती, तो शायद आजमगढ़ ने भी ये जवाब नहीं दिया होता, बल्कि समाजवादी पार्टी को 50,000 से ज्यादा वोट से हो सकता है जिता दिया होता। लेकिन परिवार को हर जगह भेजना, सैफई को हर जगह जिताने की कोशिश करना, मैंने पहले दिन इस पर ऐतराज किया था। अभी पर्चे भी दाखिल नहीं हुए थे और तब मैंने कहा था क्या पूर्वांचल में लोग मर गए हैं? क्या पूर्वांचल में कोई नेता नहीं बचा कि सैफई के आदमी को हर जगह भेज देंगे, परिवार के आदमी को? और ये मुद्दा आजमगढ़ में चल भी गया भाईचारा। हमें ऐतराज है इस बात पर कि हर जगह सैफई एक परिवार ही क्यों जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसका असर दिखलाई पड़ा है। एक सच ये भी है कि 2017 से पहले जब मुलायम सिंह यादव को निकाल दिया गया था अध्यक्ष पद से और उनकी पार्टी कब्जा कर ली गई अखिलेश यादव द्वारा, तब से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं सारे चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है। पिछला चुनाव चूंकि आमने सामने का चुनाव हो गया था और कांग्रेस और बसपा दोनों लड़ाई से बाहर हो गई थी, उसमें समाजवादी पार्टी को एक गेंद जरूर दिखलाई पड़ रहा है। लेकिन यह इतिहास है कि 17 से अब तक लेकर सारी चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है। उनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। रामपुर का सवाल है, यह सच है कि रामपुर में आजम खां बहुत मजबूत है, उन्होंने बहुत काम किया है वहां, जो उनके आने के पहले कभी वहां नहीं हुआ था। वो शहर को बिल्कुल बदल दिया है, शिक्षा को बदल दिया है। लेकिन वहां भी शायद उनसे उम्मीदवार के चयन में गलती हुई और कुछ रणनीतिक गलतियां हुई, इसलिए वहां पर भी हारी है। पर फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी जीती है और जीत है, इसकी भारतीय जनता पार्टी को बधाई। राय साहब, मैं आपकी जो समाजवादी पार्टी को लेकर अभी आपने जो कमेंट्स किए उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं दर्शकों का। क्या आप इस हार के लिए सीधे सीधे अखिलेश यादव की लीडरशिप को जिम्मेदार मानते हैं? रामपुर में कैंडिडेट सिलेक्शन जो आखिरी दिन था कैंडिडेट के चयन का, उस दिन दोपहर बाद जाकर के नाम अनाउंस किया गया। आप ऐसे ही कह रहे हैं कि आजमगढ़ में भी क्यों यादव परिवार के व्यक्ति को भेजा गया? सौरभ यहीं पर नहीं हुआ, जो अभी पिछला विधानसभा चुनाव भी हुआ है उसमें भी आप देख रहे होंगे, आप सब लोग गौर कर रहे होंगे कि अखिलेश यादव द्वारा एक दिन में सुबह और शाम में कैंडिडेट बदले गए। आखिरी देर तक लोगों का नहीं पता था कि हम प्रत्याशी रहेंगे या नहीं रहेंगे, और उसका कई सीटों पर अखिलेश यादव को नुकसान उठाना पड़ा। ये चूंकि परिपक्वता नहीं है, चूंकि ज्ञान और अनुभव नहीं, और पुराने और बुजुर्ग लोगों से वो बात करना पसंद नहीं करते, उसका उनके अहंकार उनके आड़े आ जाता है, वो उनकी परेशानी लगातार है। अखिलेश यादव का अहंकार उनको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। आज एक बड़े अखबार के देश के बड़े संपादक ने आज यही लिखा है कि दोनों जगह की हार यह बतलाती है कि हार अहंकार के रास्ते होकर निकलती है। अभी उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, तो ये दिन दोनों पार्टियों को लेकर समझना पड़ेगा। भारतीय जनता, अगर परिस्थितियां यही रही, कांग्रेस का तौर तरीका यही रहा, बसपा का तौर तरीका यही रहा और समाजवादी पार्टी का भी तौर तरीका और रणनीति और अहंकार यही रहा, तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, उनकी बात आने वाले चुनाव में सही भी साबित हो सकती है। लेकिन अगर ये लोग अपना व्यवहार बदल दे, तरीके बदल दे, तो परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। मैं गांधी साहब से जवाब लेता हूं आपकी बात का, लेकिन आपने कहा कि अखिलेश यादव में अहंकार आ गया, अखिलेश यादव अपरिपक्व है, अज्ञानी है और इसका नुकसान उनकी पार्टी को उठाना पड़ रहा है। रुचि, आपके हिसाब से ये जो चुनाव परिणाम है, क्या सीधे सीधे अखिलेश यादव की लीडरशिप पर रिफ्लेक्ट करते हैं? देखिए, अखिलेश यादव की जो लीडरशिप है उस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2012 का आखिरी चुनाव था जो समाजवादी पार्टी ने जीता था और उस समय मुलायम सिंह यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अखिलेश यादव उस समय कैंडिडेट उम्मीदवार भी नहीं थे मुख्यमंत्री के, वो मुख्यमंत्री बने। फिर 2014 का पार्लियामेंट चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई, 17 का विधानसभा चुनाव हारी, 2019 का लोकसभा चुनाव हारी और अभी फिर विधानसभा चुनाव हार गई है। अब ये जो 2 सीट पे हारी है समाजवादी पार्टी, ये 2 सीट का सवाल सौरभ नहीं है। इससे एक मैसेज जाता है कि अखिलेश यादव, आप एक तरफ बीजेपी को देखिए जिनकी केंद्र में भी सरकार है और यूपी में भी सरकार है, बहुमत की सरकार है, काफ़ी शक्तिशाली पार्टी है, लेकिन 2 बाई इलेक्शंस में बीजेपी ने अपनी पूरी जान लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा करने गए, 2 सभाएं उन्होंने आजमगढ़ में की, रामपुर में भी सभाएं की। अपने जो उनके मंत्री थे उनकी ड्यूटी लगाई गई। सूर्य प्रताप शाही को आजमगढ़ का इंचार्ज बनाया गया, सुरेश खन्ना जो मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, उनको रामपुर का इंचार्ज बनाया गया, तो वो मंत्री वहाँ कैंप कर रहे थे। दूसरी तरफ आप देखिए अखिलेश यादव जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के एक अकेले चेहरे हैं जिनकी पहचान है, जिनके पीछे फॉलोइंग है, लेकिन
वो कहीं प्रचार करने नहीं जाते, वो रामपुर भी नहीं जाते और आजमगढ़ भी नहीं जाते। वो आजमगढ़ जिसकी सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसके वो सांसद थे। अब इसके पीछे क्या वजह है पता नहीं, वो क्यों नहीं ही गए। 2 बजे जो आमतौर पर दिखाई दे रही हैं और जो कुछ लोग कह रहे हैं, रामपुर की बात करें, आजम खान है शायद देख लेंगे और 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। आजमगढ़ में यादव वोट और मुस्लिम वोट मिलाकर के 50% से ज़्यादा है। मैंने सीट छोड़ी है, अखिलेश यादव जी ने सीट छोड़ी है, एक वोटर लॉयल्टी उन्होंने शायद अज्यूम कर ली कि मेरे साथ रहेगी। क्या ये वजह रही? देखिए, जो भी बड़ा नेता होता है, जो स्टार प्रचारक होता है, वो कोई भी पार्टी का हो, तो जो सभाएं लगती हैं उसकी बहुत मांग रहती है कि जैसे बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी हैं या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो बाकी स्टार प्रचारक हैं जो वोटर्स को अपनी ओर खींचते हैं, तो हर कैंडिडेट चाहता है कि वो उनके आए और सभा करे, क्योंकि उससे एक माहौल बनता है, वोटर उस पार्टी की तरफ खिंच के आता है। अब अखिलेश यादव अगर प्रचार करने जाते तो ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये जीत जाते, लेकिन नेता का काम क्या होता है, कोशिश करना होता है, जाके प्रचार करना, वोटर से वोट मांगना। तो आजमगढ़ में इसका क्या मैसेज गया होगा कि एक तो अखिलेश यादव ने वो सीट छोड़ दी और सीट छोड़ने के बाद वो प्रचार करने के लिए भी नहीं आए, ना उन्होंने कोई सभा की, ना कोई उन्होंने किसी तरह का प्रचार किया, ना कोई अपील जारी की। तो इसका असर तो सौरभ आपको मैदान में दिखेगा ही। बाकी भी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से बीजेपी इन दोनों सीट्स पर जीती है, चाहे वो आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो। रामपुर में एक बड़ा फैक्टर आजम खान का भी है कि जो उनका एक तरह का ऑरा एक ज़माने में रहता था आजम खान में। हालांकि विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया, 5 में से 3 जीत गई, आजमगढ़ में 10 में 10 जीत गई। लेकिन विधानसभा चुनाव के कुछ दिन बाद ये चुनाव हो रहे हैं और इसमें इतनी बड़ी हार सच में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि एक तो जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसमें उसके लिए एक मैसेज है कि बीजेपी, जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सारी सीट जितनी लोकसभा की वो सब जीत कर ले जाएगी अगले चुनाव में। दूसरी बात यह है कि लोकसभा में जो एक ग्रुप का एक मान्यता होती है कि समाजवादी पार्टी को एक ग्रुप के तौर पे मान्यता मिली हुई थी, अब लोकसभा में सिर्फ 3 एमपी रह गए हैं समाजवादी पार्टी के। तो जैसे इंडिपेंडेंट एमपीज होते हैं उस हैसियत में समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट में आ गई। आप सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी जो यूपी में जिसकी सरकार रही, वो उसकी ये हालत हो गई है कि राज्यसभा में तो वो ग्रुप की मान्यता पहले ही चली गई, अब लोकसभा में भी चली जाएगी, क्योंकि अब 3 एमपी वहां पर रह गए हैं। अच्छा, मैं 2 बातें जो अब याद दिलाई जा रही हैं मैं जरा वो बताना चाहता हूं। ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाने का फैसला अखिलेश यादव ने दबाव में लिया था और शायद इसीलिए उन्होंने इस उपचुनाव में इतनी रुचि नहीं दिखाई। इस पर रुचि कुमार भी जवाब दे सकती हैं और राय साहब भी। और रामपुर के बारे में ये कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले एक बयान आया था, आपको याद होगा, आजम खान की मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव मुसलमानों का ही साथ नहीं दे रहे हैं, अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बू आती है। मैं राय साहब के पास जा रहा हूं, फिर गांधी जी आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, फिर आऊंगा आपके पास। राय साहब, क्या आपको ये दोनों वजह लगती हैं? अभी आपने कहा क्यों धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेजा गया, आप मानेंगे इस बात को कि अखिलेश यादव नहीं भेजना चाहते थे, कोई दबाव उन पर रहा होगा? नहीं, ऐसा अखिलेश यादव दबाव में आने वाले आदमी नहीं है। जब वो अपने पिता के दबाव में कभी नहीं आ पाए, जिस चाचा ने उनको पाला है 4 साल की उम्र से, उनके दबाव में नहीं आ पाए, अब किसके दबाव में भेज दिया? और धर्मेंद्र यादव का ऐसा कोई दबाव नहीं था, अखिलेश यादव का खुद का फैसला है, इनके परिवार का बैठ के फैसला है ये। ठीक, वो क्यों नहीं गए इसका कारण मुझे नहीं मालूम। वही बता रहा था कि उनको किसी ने दिल्ली से फोन कर दिया कि जाना मत चुनाव प्रचार करने, अब वो डर के मारे नहीं गए। इसमें क्या सच्चाई है तो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। मुझे किसी दिल्ली के किसी बड़े पत्रकार ने बताया कि अखिलेश यादव को फोन कर दिया गया कि मत जाना। अब वो डर के मारे अगर नहीं गए तो फिर वो राजनीति क्यों कर रहे हैं, वो किसी पार्टी के अध्यक्ष ही क्यों है? अगर ये सच है, वैसे ऐसा सोच होना नहीं चाहिए। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको डरना भी नहीं चाहिए। अगर डर जाएंगे तो राजनीति कहां से करेंगे? लेकिन ये फैसला उनका एक गलत फैसला था और पूर्वांचल ने इस फैसले को अपने अपमान के रूप में लिया, जिसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात, अंतिम बात जो रामपुर को लेकर कही जा रही है, आजम खान और अखिलेश यादव के बीच वाकई कोई अनबन चल रही थी या चल रही है? नहीं, तो मैं रामपुर के बारे में, मुझे आज वहां किसी से बात हो रही थी मेरी आपकी डिबेट से थोड़ी देर पहले, तो वहां ये पता लगा कि जो समाजवादी पार्टी का मूल वोटर है, कोर वोटर है, वहां उसी ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया है। और बाकी तो खैर कुछ आरोप लगी रहे। रामपुर के मेरे साथी जिनसे बात हो रही थी, जो अभी हफीज कह रहे थे, गांधी जी, ये बात वहां के एक साथी ने भी बताई कि खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में काफी जगहों में पुलिस के कुछ लोगों ने काफी गड़बड़ की,
जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट डाल नहीं पाए। अगर ये सच है तो फिर ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, इसके कारण अगर हारे हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपने जो आपने लेकिन पहले बड़ा आरोप लगाया था अखिलेश यादव पर, उसका जवाब मैं अब्दुल हाफिज गांधी साहब से जरूर लेना चाहता हूं कि ये हार और इसका कारण है अखिलेश यादव का अहंकार, उनका अज्ञान और किसी की सलाह न लेना। गांधी जी। देखिए सौरभ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अखिलेश जी एक परिपक्व नेता हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल नेता हैं, और उन्होंने जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री काल में काम किए, वो मैं समझता हूं कि एक जनता के लिए एक मिसाल है, और ये मिसाल विकास की देखी जा सकती है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो पूरा चुनावी प्रक्रिया होती है या जो चुनाव होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। जैसे अभी कहा गया कि यहाँ टिकट बदल दिए गए, अचानक टिकट देते गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का आप देखिए कि टिकट लास्ट मूवमेंट तक जो है वो चलते रहते हैं, क्योंकि पार्टी की अपनी असेसमेंट होती है, पार्टी अपने सर्वे कराती है, उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि आप भारतीय जनता पार्टी लीजिए, बीएसपी लीजिए, या कोई भी दुनिया की पार्टी उठाकर देख लीजिए, लास्ट मूवमेंट पर भी बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पार्टी की अपनी एक तैयारी होती है। तो ये कहना कि लास्ट मूवमेंट पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिसाइड किए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए चुनाव जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है। हम और तो फिर बार बार आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं पे गांधी जी, आप बार बार आपने कहा ये कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं चुनाव में। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव को हार को मतलब जीवन मृत्यु का सवाल बना लेती है, नाक का सवाल बना लेती है, और अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं जाते, क्यों? देखिए पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के जो है दिशा निर्देशन में ही लड़ा जाता है। बाकी ये फैसला लेना कि चुनाव प्रचार करने जाना है नहीं जाना है, ये भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहूंगा, लेकिन इसमें क्या डर था? अखिलेश यादव प्रचार करने जाते तो नुकसान हो जाता क्या आपका? नहीं, आजमगढ़ में और रामपुर में अखिलेश यादव प्रचार करते तो क्या वोट सपा के कम हो जाते? रामपुर का इलेक्शन हो, देखिए रामपुर का इलेक्शन हो या आजमगढ़ का इलेक्शन हो, पूरा का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशन में ही लड़ा गया है। हमारी पार्टी का पूरा संगठन, जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी पार्टी के नेता हैं, जो हमारे सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी पूरी मेहनत के साथ वहां पर कैंपेनिंग की। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस तरह से ऑफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की आजमगढ़ में कैंडिडेट उतारकर और रामपुर में कैंडिडेट ना देकर, ये बहुत बड़ी मदद मैं समझता हूं कि बीएसपी ने यहां पर पहुंचाने की कोशिश की। ये कैसे, अब ये क्या समीकरण है? एक जगह कैंडिडेट उतारकर मदद की और एक जगह कैंडिडेट ना उतारकर मदद की, ये कैसे? बिल्कुल भाई मैं मान लेता हूं आजमगढ़ में अगर मायावती जी का उम्मीदवार ना होता, गुड्डू जमाली जी ना उतरे होते तो शायद ये ना जीत पाते, लेकिन उन्होंने तो अपना उम्मीदवार रामपुर में उम्मीदवार ना दे करके आपकी मदद की ना, वोट नहीं बटा। सौरभ जी, आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं। जो मैं कहना चाहता हूं वही जगह पहुंच गए हैं कि गुड्डू जमाली को क्यों उतारा गया है, ये जग जाहिर है, और रामपुर में कैंडिडेट क्यों नहीं दिया गया है, ये भी जग जाहिर है। रामपुर की बात बताइए, रामपुर में उनके कैंडिडेट नहीं देने से आपका नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि बहन जी बार बार कह चुकी हैं, स्टेटमेंट भी है बहन जी का, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का भी साथ दे सकती है। तो ये उन्होंने इलेक्शंस के बाद कई बार जो है ये बात उन्होंने रिपीट की है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। आप समझा नहीं पा रहे, आप समझा नहीं रहे। ये बहन जी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और आजमगढ़ में कैंडिडेट उतारना उनकी स्ट्रेटेजी से तो ऐसा लगा कि आजम खान से बैर नहीं, लेकिन अखिलेश की खैर नहीं। आजम खान की तो पूरी मदद कर दी अपना कैंडिडेट ना दे करके, लेकिन अखिलेश यादव की सीट हरवानी थी तो वहां अपना मजबूत उम्मीदवार उतार दिया। एक मिनट, इस पर शांतनु कुछ कह रहे हैं, उसके बाद राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। शांतनु जी ये जरा मायावती जी के उम्मीदवार उतारने एक जगह और न उतारने वाली बात समझाइए। सौरभ, अब्दुल जी ने जो कारण बताए वो विचित्र हैं और हास्यास्पद है। पहले उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता, अखिलेश जी के स्तर के बड़े नेता को ना भेजना एक स्ट्रैटेजी है। ऐसी स्ट्रेटजी हमने एक बार सुनी थी पंजाब में कि राहुल गांधी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मना कर दिया था कि पंजाब में मत आना, नहीं तो वोट कम हो जाएंगे। तो क्या अखिलेश यादव के रामपुर जाने से, आजमगढ़ जाने से वोट कम हो जाते हैं? ये स्ट्रेटजी है, इसे हफीज भाई समझा सकते हैं। और दूसरा कि एक जगह कैंडिडेट ना देके अगर भाई रामपुर में कैंडिडेट देती, मान लिया एक मुस्लिम बड़ा कैंडिडेट देती वहां का, तो वोट कटते और भाजपा को और बड़ा फायदा होता। जो 40,000 का वोट है शायद 1 लाख से वोट जीतते। तो ये मेरे ख्याल से उन्होंने बस पढ़ लिया कि यहाँ पे कैंडिडेट है, यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है, 4-5 चीजें चैनल पे बोल देते हैं, शायद जनता सुन के कंफ्यूज हो जाए और बोले बसपा ने मदद कर दी। ये मेरे ख्याल से समझ में नहीं यार। सबसे बड़ा है कि अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार से सपा का वोट कम होता है। ये एक नई प्रक्रिया है जो राहुल गांधी के पैटर्न पे जा रही है। राकेश त्रिपाठी जी, नहीं देखिए सौरभ जी, इन्होंने कहा अब्दुल हफीज गांधी ने कि चुनाव एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है।
मैं मानता हूं नहीं, जनता के साथ आप संवाद करेंगे, जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, और जनता से जब लगातार आपका संवाद होगा तो निश्चित तौर पर जनता आपके साथ खड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से बूथ प्रबंधन करने का काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने जिस तरह से अपनी योजनाओं को जनता के द्वार तक पहुंचाने का काम किया, पूरी पार्टी जिस मनोयोग के साथ चुनाव लड़ी, उसके कारण आज परिणाम हमारे पक्ष में है। समाजवादी पार्टी इस बात का आकलन नहीं कर रही है, आज किस प्रकार के बेतुके तर्क रखने का काम कर रहे हैं, और ये सच में कठिन भी हो रहा है। अब्दुल हफीज गांधी अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन उनके साथ कठिनाई हो रही है। एक तो पार्टी पराजित हुई है, दूसरा उनकी पार्टी के नेता वहां चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए स्थानीय कैंडिडेट नहीं लेते हैं, परिवार का ही केवल कैंडिडेट चुनते हैं। यानी इतनी सारी कठिनाइयां, इतनी सारी गलतियां कैसे एक्सप्लेन करे प्रवक्ता? कठिनाई उनके लिए होती है और उसमें आप इतने तीखे सवाल पूछ रहे हैं। मैं इसलिए बहुत संवेदनाएं उनके प्रति रख रहा हूं, लेकिन सच्चाई को मुझे लगता है स्वीकार कर लेना वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर अब्दुल हफीज गांधी इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते, अगर हम चुनाव हारे थे, हमने कहा हम अति आत्मविश्वास में हारे, हम समीक्षा करेंगे, हम पूरी योजना के साथ अगली बार आएंगे और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। हम उपचुनाव में हारे, लेकिन हम जो चुनाव में पूरी ताकत के साथ आए और चुनाव परिणाम जीत करके आए। मुझे लगता है कि एक आसान डिफेंस होता शायद अगर ये सच्चाई को स्वीकार कर लेते, लेकिन अब्दुल हफीज गांधी सच्चाई को स्वीकार न करने के लिए आज ऐसे तमाम तर्क दे रहे हैं जो उनकी पर्सनालिटी के साथ सूट नहीं करते हैं, जो समाजवादी पार्टी की गलतियों के कारण, नाकामियों के कारण आज इनके प्रवक्ता को इस प्रकार से जगजाहिर शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं मानता हूं ये अपने आप में। चलिए एक बार, लेकिन जरा बसपा की जो स्ट्रैटेजी चुनाव में रही है वो समझना यहां बहुत जरूरी है। रुचि, रामपुर में कैंडिडेट ना उतारना मायावती का और उनके कैंडिडेट की वजह से बीजेपी को बहुत बड़ी मदद मिलना आजमगढ़ में, ये तो क्या रहा उनकी सोच क्या रही? देखिए, आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को जो टिकट दिया मायावती ने, गुड्डू जमाली वहाँ से बीएसपी के विधायक भी रह चुके हैं, वहाँ के लोकल नेता हैं, पैसे वाले वहाँ के इलाके के हैं, तो उनका तो ये समझ में आ रहा है कि उनसे नुकसान हुआ काफ़ी समाजवादी पार्टी को। आप वोट भी देखेंगे कि गुड्डू जमाली अगर मैदान में नहीं होते तो शायद आज तस्वीर शायद दूसरी होती। बिल्कुल। लेकिन रामपुर में जहाँ तक सवाल है, जब मायावती ने कैंडिडेट अनाउंस किए थे दोनों जगहों के लिए, तब तक आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों में कुछ खटास दिखाई दे रही थी। अखिलेश यादव गए नहीं थे, बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसा अभी आपने बताया कि आजम खान के करीबी ने अखिलेश यादव पर सवाल खड़े कर दिए थे, और बहुत तरह की चर्चाएं बाजार में थी कि अब क्या होगा, आजम खान किधर जाएंगे, शिवपाल यादव उनके पास जेल में चले गए थे। तो उस समय उन्होंने वहाँ पर रामपुर में सीट छोड़ दी थी मायावती ने। अब मायावती अगर वहाँ कैंडिडेट खड़ा करती तो इसका नुकसान देखिए बीजेपी को तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो जो मुस्लिम वोट था वो तो समाजवादी पार्टी का ही जाता, वहाँ कांग्रेस तो थी। आपने कहा मायावती जी ने अगर कैंडिडेट नहीं उतारा तो आजम खान की सिंपैथी में नहीं उतारा। जी बिल्कुल, वो क्योंकि उस समय ये हो रहा था कि वो आजम खान की बातचीत चल रही है, वो बीएसपी में भी जा सकते हैं, वो ओवैसी के साथ जा सकते हैं, शिवपाल यादव के साथ जा सकते हैं, बहुत तरह की चर्चाएं थी। जिसके बाद अखिलेश यादव दिल्ली में भर्ती थे, आजम खान उनसे अस्पताल में जाकर मिले थे, और फिर एक तरह का फ्री हैंड उन्होंने रामपुर में आजम खान को दे दिया कि आप किसी को भी उम्मीदवार बनाइए और किसी को भी टिकट दीजिए। तो मायावती ने कुछ इस तरह से किया था, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को तो कतई नहीं हुआ होगा कि उन्होंने वहां अपना कैंडिडेट नहीं दिया, क्योंकि जिस इलाके में मुस्लिम वोट 50% से ज़्यादा हो, जहां सिर्फ दो पार्टी हों, एक समाजवादी पार्टी और एक बीजेपी, ऐसा नहीं है कि वहां कांग्रेस भी है और बीएसपी है, बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं कि वोटर्स जो है मुस्लिम इधर उधर चले जाएंगे, तो समाजवादी पार्टी को वोट ना मिलना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है रामपुर में। देखिए दो ही बातें, या तो मुसलमानों ने किसी को वो वोट देने के लिए निकले ही नहीं, या दूसरी बात जो शायद आज बीजेपी का कोई नेता कह रहा होगा कि मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दे दिए, हालांकि बहुत लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। ये इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है इस जीत की? हाँ नहीं, मुसलमानों ने रामपुर में कह रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े मुसलमान बीजेपी की तरफ गए, उनको ऐसा लगा कि अब बीजेपी को भी एक चांस ज़रूर देना चाहिए, इनको अछूत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, वो चाहे फ्री राशन हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो बाकी हो वो सबको मिल रहा है बिना धर्म जाति देखकर, तो उसका असर वहाँ पर दिखा। और महिलाओं को, जैसा हमने अभी चुनाव में देखा था विधानसभा में कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की तरफ गई थी, तो वो इस बार रामपुर में थोड़ा कुछ हद तक ज़रूर दिखाई दिया है। तो मायावती ने सिंपैथी दिखाई आजम खान की तरफ, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ उन्होंने कोई नरम रुख नहीं दिखाया और वहां मजबूत उम्मीदवार उतारा आजमगढ़ में। जी राय साहब। देखिए, आजमगढ़ में अगर अखिलेश यादव को 3,04,000 वोट मिले हैं तो गुड्डू जमाली को भी 3,66,000 वोट, 2,66,000 वोट मिले, कुल 38,000 का फर्क है। हम इसको तब मान सकते थे जब कोई 50,000 वोट ले लेता और बिगाड़ देता। गुड्डू जमाली खुद भी बड़ा कंपटीटर है
उसने बराबरी से मुकाबला किया है और सिर्फ 37-38 वोट कुल टोटल पीछे है। तो उसको ये मान के चलना कि वो वोट कटवा है इसलिए उसको खड़ा किया गया है। और फिर बहुजन समाज पार्टी एक अलग पार्टी है, उसका अधिकार है अपना चुनाव लड़ना। ये हम कैसे मान लें कि उस तरह का चुनाव लड़ा किसी का नुकसान कर दिया? वो अपने जीतने के लिए लड़ रहे थे, 37-38 वोट से वो पीछे रह गए। नहीं तो आजम खान में क्यों नहीं, माफ कीजिएगा, रामपुर में क्यों नहीं लड़ी? नहीं, वो नहीं, उनके पास नहीं कोई कैंडिडेट होगा, वो जाने वो क्यों नहीं लड़े। मैं बीएसपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। रामपुर में हो सकता है उनके पास कोई कैंडिडेट ना हो। आजमगढ़ के पास उनके पास बड़ा कैंडिडेट था जो पहली अच्छी लड़ाई लड़ चुका है, उसको उन्होंने लड़ाया, उनका अधिकार है लड़ना वहां चुनाव। ठीक, बोलिए गांधी जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जहां तक मैं बीएसपी को जानता हूं, बीएसपी बाई इलेक्शंस नहीं लड़ती है। आप उसका इतिहास उठाकर देख लीजिए, बीएसपी बाई इलेक्शंस में नहीं जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि वो आजमगढ़ में बाई इलेक्शंस में गई? तो देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और पब्लिक को दिखाया कुछ और जाता है, लेकिन उसके पीछे मंशा कुछ और होती है। तो ये मैं समझता हूं कि हमें समझना होता है। नहीं गांधी जी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको जिताने के लिए मायावती जी हर बार चुनाव में बैठ जाएं। नहीं, या आप आप कभी चुनाव जीत सकते हैं जब मायावती चुनाव ना लड़े। लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना। एक उनके अगर ट्रेडिशन अगर आप देखें, उनकी परिपाटी देखें, तो वो बाई इलेक्शन में नहीं जाती हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूं। अच्छा, एक हमारे साथ इस वक्त जो है रामपुर के विजयी उम्मीदवार और अब सांसद बनेंगे शपथ लेने के बाद, घनश्याम लोधी जी जुड़ रहे हैं। लोधी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी इस जीत के लिए, जिस पर बहुत लोगों को आश्चर्य भी हो रहा है, लेकिन वाकई जीत जो है आपकी पार्टी के लिए बड़ी जीत है जी। सब एक ही विषय है सबके सामने। सब ये जानना चाहते हैं कि एक ऐसी सीट पर जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट है और आम धारणा है कि वो वोट आपको नहीं मिलता है, और आजम खान अभी वहां से जीत करके विधानसभा का चुनाव भी गए, सीट भी उन्होंने खाली की थी लोकसभा की, उनके साथ बहुत बड़ी सिंपैथी वेव लोग बता रहे थे कि है। ऐसे में बीजेपी का और आपका जीत जाना वहां पर, ये लोगों को आश्चर्य में डाल रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र है, किसी की कोई ठेकेदारी नहीं है। और मुझे हर मजहब का वोट मिला है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे के सारे मजहब के वोट मुझे मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। और ये यहाँ से एक रामपुर से शुरुआत है। जो लोग दूरियां बनाना चाहते थे, ठेकेदारी जो करते थे वोटों की, वो ठेकेदारी खत्म हो गई लोगों की। तो इस बार आपने चुनाव में क्या मुद्दे पाए? ये जो अभी 3 महीने सरकार चली है, इसका क्या काफी असर दिखा आपको? नहीं, सरकार का तो फायदा मिला ही है हमें। जो केंद्र में सरकार है, जो प्रदेश में हमारी सरकार है, उसका फायदा मिला है। जो उनकी नीतियां हैं, उसका हमें लाभ मिला है। आपके जो प्रतिद्वंदी थे आसिम रजा, वो ये कह रहे थे कि इसमें जो है प्रशासन ने बहुत गड़बड़ की है, हमारे लोगों को पहले तो वोट नहीं डालने दिया गया और फिर अधिकारियों ने काउंटिंग में बहुत गड़बड़ी की है, हमारे वोट कम गिने गए। नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है उनका। जब दिख रहा है कि हार रहे हैं तो आरोप तो लगा नहीं, प्रशासन पे भी लगाएंगे, ईवीएम पे भी लगाएंगे, हम पे भी लगाएंगे। वो जब उन्हें कुछ नहीं हो पा रहा था, अब खाली वो जमाने निकल गए एक पक्ष की राजनीति करते करते, है ना। अब तो आदमी चाहता है सब धर्म सब समाज इकट्ठे हो गए काम करें और राजनीति करें। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि बहुत से लोग पहले ये कहा करते थे कि आजम खान, जैसा आपने भी अभी कहा कि कोई भी शहर या कोई भी इलाका किसी की बपौती नहीं होती, राजनीति में जनता का ये हक है कि वो जो उसको लगे हमारे लिए काम करेगा वो उसको वोट देगी। आजम खान के लिए कहीं कहीं कोई नाराजगी भी दिखी क्या आपको? नहीं, मेरी कोई नाराजगी उनसे नहीं, वो अपने दल के लिए काम कर रहा है। नहीं, लोगों की नाराजगी कर रहा हूं, मेरी लोगों की उनके प्रति नाराजगी अब लोगों की रही होगी, मेरी तो जानकारी नहीं, लेकिन मैंने प्यार दिया लोगों को और प्यार से वोट मांगा और उन्होंने मुझे वोट दिया। अच्छा, ये भी लोग कह रहे हैं कि आप अभी हाल इसी साल जो हैं कुछ वक्त पहले ही भाजपा में आए, आपको टिकट दिया और आजम खान को आप बड़े करीब से जानते भी थे, तो इसलिए आपको पता था कि इस चुनाव में वो क्या सोच रहे होंगे, वो चुनाव कैसे लड़ना या लड़वाना चाहेंगे, और इसका लाभ आपको मिला। देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ, उनके साथ था तो बिल्कुल ईमानदारी से था। जब से भाजपा में मैं आया हूँ तो ईमानदारी से माननीय योगी जी की और माननीय मोदी जी की नीतियों के को देखते हुए मैं भाजपा ज्वाइन की, उनमें आस्था रखते हुए। और मैं जब से भाजपा ज्वाइन की, मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ मोदी जी की और योगी जी की नीतियों पे विचार करके उन पे आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन योगी जी ने आज बहुत बड़ी बात कह दी, उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों हमारी जीत रामपुर और आजमगढ़ की, ये सीधा सीधा 2024 का एक स्पष्ट संकेत है और 2024 में 80 में से 80 भाजपा जीतेगी।
नहीं, वो मैंने ही बोला है माननीय हमारे शीर्ष नेतृत्व जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें 80 की 80 सीटें भाजपा 2024 में जीतेगी। ये तो आप मान रहे हैं कि अब बाकी दल जो है उत्तर प्रदेश में गौड़ हो गए हैं, बिल्कुल सपा बसपा कांग्रेस किसी में कोई दम नहीं अब? नहीं, कहाँ दम है? अब आप देख रहे हो बिल्कुल सपा था, सपा का सपाया हो चुका है, क्योंकि वो आपस में मतलब आपस में परिवार बाद में इतना फूटन है उनमें, कोई चचा भतीजा कहीं है ना भाभी, कभी कुछ कभी चलता रहता है उनमें आपस में। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि मायावती की वजह से जो है आजमगढ़ में बहुत फायदा मिल गया। अभी हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी थे अब्दुल हफीज गांधी साहब, हालांकि उनका तो कहना था कि मायावती जी ने रामपुर में भी आपको फायदा पहुंचाया। नहीं, मायावती जी का वोट मुझे मिला है और मेरे ख्याल से 80-90% पूरा वोट मुझे मिला है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल मैंने काम किया है, सब समाज में काम किया है। मैं 12 साल यहाँ विधायक रहा रामपुर और बरेली से, तो मैंने सब समाज में काम किया और उसी का लाभ मुझे मिला है। जी ठीक, गांधी साहब कुछ कहना चाहेंगे? आप पुराने साथी भी हैं आपकी पार्टी के। नहीं, देखिए उन्होंने कबूल कर लिया। आपने सवाल पूछा कि बहन जी का वोट क्या हुआ, तो उन्होंने कबूल कर लिया कि 90% वोट उनको मिला। ये सवाल है आपको क्यों नहीं मिला? आप मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बीएसपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जो चीजें दिखती हैं उतनी आसान होती नहीं। अच्छा, घनश्याम जी आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, राकेश जी, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राकेश जी। नहीं, मैं देख रहा हूं कि अब्दुल हफीज गांधी बार बार ये कह रहे हैं बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने की कोशिश करिए। अरे भाई, बहुत सीधी सरल सी बात है, समझने की कोशिश समाजवादी पार्टी को करनी होगी। अभी रुचि जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 2012 के बाद से जब से समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव जी ने अपने हाथ में ली है, एक भी चुनाव वो जीते नहीं है। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, हर तरह के समीकरण अपना कर देख लिए। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर देख लिया, बसपा के साथ यारी करके देख लिया, सारे समीकरण करके देख लिए, हर बार चुनाव हार रहे हैं। ये सब समझना आपको होगा कि जनता के साथ आप कट क्यों गए हैं, आप क्यों जनता के साथ संवाद नहीं कर पा रहे हैं। ये अराजकता के साथ, गुंडों के साथ, अपराध के साथ, ये आप इसके साथ लेकर के चलेंगे और जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको खारिज करेगी। ये कास्ट के और कम्युनल एंगल के, ये जो आप कॉकटेल बना करके कोशिश किया करते थे ना कि कैसे कास्ट और कम्युनल एंगल से हम चुनाव जीत लेंगे, ये बातें बीते दिनों की रही। बहुत सारे सवाल आज पूछे गए गांधी साहब से, उनको चर्चा में आखिरी कमेंट देने का वक्त मिलना चाहिए। बोलिए अब्दुल हफीज साहब। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। 2014, 2017, 2022, 2019 सब में भारतीय जनता पार्टी ने दागी प्रत्याशियों को टिकट दिया और वही दागी लोग आज जो है सदन में बैठे हुए हैं। तो राकेश जी, मैं समझता हूं कि डाटा की तरफ भी ध्यान दीजिए और उठाकर देख लीजिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की पूरी रिपोर्ट्स हैं, जहां पर ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे दागी प्रत्याशी को। तो ये कहना कि दूसरी पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है, अपने भी गिरबान में झांक कर देखना चाहिए किस तरह के प्रत्याशी आप उतार रहे हैं और किस तरह का लोकतंत्र आप जो है बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र स्वस्थ होना चाहिए, लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जहां सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका हो। लेकिन जिस तरह का धनतंत्र आपके पास है, जिस तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आपके पास आ रहा है, अपार जो है वो पैसा आप इलेक्शंस में खर्च करते हैं, अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को स्वस्थ लोकतंत्र रहने दीजिए, तभी मैं समझता हूं कि आपको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी अब भाजपा की है। नहीं, हमारी नहीं, भाजपा की नहीं है। हम चुनावों से सीखेंगे और समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी रही है। हम हमेशा संघर्ष करेंगे। इलेक्शंस आते हैं, जाते रहते हैं। ये बात ठीक है। जो है हार को भी कबूल करते हैं और जीत को भी कबूल करते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं करना चाहूंगा घनश्याम लोधी जी का, आपका बहुत व्यस्त दिन है आज का, आपने हमारे लिए समय निकाला। घनश्याम लोधी जी, एक बार फिर आपको बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। और साथ ही राकेश त्रिपाठी जी का, अब्दुल हफीज गांधी जी का, शांतनु गुप्ता जी का, सीपी राय साहब का और रुचि जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।